प्रैक्टिस, तो कहीं पे डाउट हो तो वो हम क्लियर करेंगे। अभी पहले मैं 5 केसेस डिफरेंट टाइप्स के रखती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं, तो हाउ विल यू गाइड दैट पेशेंट। सो ऐसे डिफरेंट 5 केसेस मैंने यहाँ पे रखे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। जैसा भी आता हो, जो भी समझ में आता हो, तो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। तो मुझे पता चलेगा कि आपने कितना अंडरस्टूड किया इस कोर्स से। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट केस। सपोज हमारे पास ये पेशेंट आता है, तो उसके पास इतने ऐसी हिस्ट्री लेते हैं और इतने रिपोर्ट्स उसके हो चुके होते हैं। तो आगे आप क्या करोगे, मुझे वो चेक करना है। 27-year-old patient, active married life 3 years, means they are trying to conceive since 3 years. No history of using any contraceptive methods. In menstrual history, it is regular and mild dysmenorrhea, relieved pain with NSAIDs. Her day to H is normal, means FSH, LH, TSH, prolactin are within normal range. Semen is count 30 million and 40% motile. ऐसा केस आपके पास आता है, आपने इतनी हिस्ट्री लिया और आपके पास इतने रिपोर्ट है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में प्रोविजनल डायग्नोसिस रखोगे। प्रोविजनल डायग्नोसिस मीन्स आप किसी का भी ट्रीटमेंट करते हो तो आपके मगज में हिस्ट्री और जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है उससे थोड़ा माइंड में डाउट क्लियर होना चाहिए। मीन्स कोई प्लान ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो मैं इस पेशेंट को ये कराऊंगी। तो आप ये पिक्चर देख के आपको पहला माइंड में क्या आता है कि व्हाट कुड बी द रीजन। तो आप पहला इन्वेस्टिगेशन कराना है तो क्या कराओगे प्लीज। हाँ, यूएसजी पेल्विस और यूएसजी एब्डोमेन। ओके, या 1 वेरी गुड। सेकंड, बोलिए बोलिए, जैसा आता है इसे ट्राई तो कीजिए आप। First is Dr. Aarti said will do the USG pelvis to rule out any uterine anomaly और endometriosis है कि नहीं, बिकॉज माइल्ड डिस्मेनोरिया है तो चॉकलेट सिस्ट या ऐसा कुछ नहीं है, वो रूल्ड आउट करने के लिए यूएसजी पेल्विस कराएंगे। सेकंड इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज इन योर माइंड? प्लीज प्लीज, अब मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है तो इतना तो अभी आना चाहिए लास्ट डे पे। हाँ हाँ हाँ, हो गया है, सब नॉर्मल है। हाँ हाँ, वो तो ओके, वो दैट इज नॉर्मल। पर हमें इनफर्टिलिटी, वो तो अच्छा, वो तो कराना ही है, पर इनफर्टिलिटी पार्ट में क्या कराएंगे? यूएसजी पेल्विस और दूसरा क्या कराएंगे ऐसा केस आता है तो? प्लीज स्पीक अदर्स, डॉक्टर शाहिना, डॉक्टर जिंकल, डॉक्टर रेनू। हाँ, वेरी गुड। देन वो समझ लीजिए डे टू एच नॉर्मल है, यानी उसका ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल है, और यूएसजी करा, यूएसजी भी नॉर्मल आई, तो क्या करोगे? आपने यूएसजी करा ली, डे टू एच करा लिया, सब करा लिया, एवरीथिंग नॉर्मल। बराबर, बराबर। वो आपने ट्राई किया 2 साइकिल, चलो ट्राई किया 2 या 3 साइकिल। हाँ, 5 days क्लोमी, 5 days, हाँ 5 days क्लोमिफिन दिया,
एलएच सर्च किट या फॉलिकुलर स्टडी से ओव्यूलेशन स्टडी किया, ओव्यूलेशन स्टडी करके उसको टाइम्ड इंटरकोर्स किया और स्टिल 3 मंथ्स ऐसी ट्रीटमेंट दिया, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? हाँ, लेट्रोस ट्राई किया, ओके चलो वेरी गुड। क्लोमिफिन 3 मंथ्स ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, फोर्थ साइकिल में लेट्रोजोल ट्राई किया, ओव्यूलेशन स्टडी से ओव्यूलेशन चेक किया या एलएच सर्च से चेक किया। जब ओव्यूलेशन होता है तो आइदर एचसीजी जेके टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करो या ऐसे ही ओव्यूलेशन डे चेक करके उसको टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस किया, वो भी किया, फिर भी नहीं हुआ। या पेशेंट समझ लो कि आपके पास 6 साइकिल क्लोमिफिन या लेट्रोजोल की लेके ही आया है और इसके इतने रिपोर्ट है इसके पास, तो आप अभी 6 साइकिल ऑलरेडी लेके आया है, तो फिर तो आप क्लोमिफिन अभी तो देते नहीं जाओगे, पहले तो कुछ देखोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि या आपने यू ऑल टेक द गुड एफर्ट्स कि आपने क्लोमिफिन दिया 3 साइकिल्स, ओव्यूलेशन स्टडी कराई, फिर एलएच सर्च किट से ट्राई किया, फिर रिजल्ट नहीं मिला तो लेट्रोजोल से ट्राई किया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, सीमेन हो चुका है 30 मिलियन 40% मोटाइल। हाँ वेरी गुड, वो भी किया, 1 साइकिल वो करके देखा। फिर भी रिजल्ट, हाँ स्टेप अप में जाएंगे, वेरी गुड। हाँ वो भी नहीं, वो भी कर चुके, वो सब देखो, लेट्रो पहले क्लोमिफिन फिर लेट्रोजोल फिर एक्सटेंडेड और स्टेप अप लेट्रोजोल तो आप कब यूज करोगे? कि जब आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो सिंपल से सिंपल 2.5 या 5 मिलीग्राम लेट्रोजोल से ओव्यूलेशन होता है, तो आप एक्सटेंडेड और स्टेप अप में क्यों जाओगे? एक्सटेंडर और स्टेप अप प्रोटोकॉल उसके लिए है जिसमें सिंपल मेथड से ओव्यूलेशन एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता है, 20 का नहीं बनता है, तभी हम स्टेप अप एक्सटेंडेड और स्टेप अप में जाएंगे। पर इसका तो 2.5 या 5 मिलीग्राम से ही बन गया, मस्त फॉलिकल 18 या 20 का बन गया, उसको आपने टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस किया, 1 साइकिल में आपने एचसीजी देके भी देखा कि हाँ 20 का फॉलिकल बना, एचसीजी देके देखती हूँ, एचसीजी दे दिया। आज सुबह में पेशेंट आया, आज ट्यूसडे है, आज सुबह में पेशेंट आपके पास फॉलिकुलर स्टडी का स्कैन लेके आया कि मैम आज 11th डे है, उसका फॉलिकल 20 का है और एंडोमेट्रियम 7 थिकनेस, ट्रिपल लाइन है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो एक मैं एचसीजी ट्राई करके देती हूँ, तो आपने आज एचसीजी दे दिया और कल आप उसको टाइम्ड इंटरकोर्स आफ्टर 36 आवर्स बोलोगे, रिलेशन रखो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अगले महीने फिर आपके पास आया, मैम नहीं रुकी प्रेगनेंसी, तो कुछ तो करोगे ना, आप क्या करोगे? सिर्फ लेट्रोजोल और क्लोमिफिन ऑलरेडी वो 6 साइकिल लेके आया है, तो फिर लेट्रोजोल और क्लोमिफिन 6 साइकिल से ज्यादा कभी नहीं देते हैं, वो लेके आया है तो क्या करोगे? थिंक 4 ही फैक्टर है, इट्स अ मैथ्स, पहले ही मैंने बोला था इनफर्टिलिटी इज मैथ्स। वो नॉर्मल है, यूएसजी पेल्विस नॉर्मल है, पर आईयूआई करने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। मैंने बोला ना डे टू एच नॉर्मल है, डे टू एच नॉर्मल है, मोस्टली डे टू एच नॉर्मल होगा तो एएमएच भी नॉर्मल होगा, बिकॉज क्या होता है, एफएसएच और एएमएच वाइजा वर्जा होता है मोस्टली, जो जब एफएसएच बढ़ता है तो एएमएच डाउन होता है, तो उसका एफएसएच एकदम यंग पेशेंट है, 27 ईयर और एफएसएच 4 है, एलएचबी 4 है, टीएसएच 3.2 है, चलो मैं सब आपको रिजल्ट भी देती हूँ, प्रोलैक्टिन भी विद इन रेंज है, 20 नैनोग्राम पर एमएल है, क्योंकि मुझे जब तक रिजल्ट इसमें आपका आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे केस में नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि इतना तो फिर मुझे होना चाहिए कि मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हो, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, तो ही मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, पर आप सोचिए कि गोनेड एकदम हायर पे मत चला जाओ, गोनेडोट्रोफिन सब कब दोगे? कि जब फॉलिकल नहीं बनता हो,
मैं बोल रही हूं कि क्लोमिफिन से उसका मस्त फॉलिकल बनता है, 18 से 20 का बनता है। आप लेट्रोजोल देते हो तो उससे भी बनता है। उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस भी मस्त 7 ट्रिपल लाइन बनती है। तो फिर गोनेडोट्रोफिन्स में हम पैसे क्यों वेस्ट करेंगे? ये सब मैंने आपको उसके लिए सिखाया कि फॉलिकल नहीं बनता हो तो आप ट्राई करो। ये तो इतना यंग पेशेंट है, उसका हार्मोन नॉर्मल है, उसका सीमेन नॉर्मल है, तो फिर और क्लोमिफिन और लेट्रोजोल देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन उसको पहले प्रिफर करोगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन है ये। एलओडी क्यों करेंगे? एलओडी इज लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। वो तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग किस में करेंगे? आप बताओ डॉक्टर जिंकल, किस में करेंगे? एलओडी किस में करेंगे? पीसीओडी है, हाँ पीसीओडी, पीसीओडी में करेंगे। और जब आपने मेटफॉर्मिन, मायोइनोसिटोल सब 3-4 मंथ्स के लिए दे दिया, फिर भी ओव्यूलेशन मींस फॉलिकल ही नहीं बनता है, मैं तो इसमें बोल रही हूं कि इसका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो क्यों एलओडी करना है आपको? आप एलओडी कब करोगे? जब उसका फॉलिकल नहीं बनता हो तब करोगे एलओडी भी। मैं सिंपल आपको बोल रही हूं कि इस पेशेंट का डे2H नॉर्मल है, क्लोमिफिन या लेट्रोजोल से सुपर फॉलिकल फॉलिकुलर स्टडी में डे 11 पे 20 का फॉलिकल बनता है। टाइम्ड इंटरकोर्स आपने एडवाइस कर दिया, एचसीजी देके एडवाइस कर दिया, उसका सीमेन पार्ट भी नॉर्मल है, फिर भी उसको प्रेगनेंसी 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हो और नहीं रुकती है, और पेशेंट 3 साल से ट्राई कर रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप क्या करोगे? आप देखिए ऐसे पेशेंट आपके पास आते ही होंगे। सच में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, तो इतना आपको आना चाहिए कि प्रॉपर आप गाइड करो। अभी आप बेसिक पे जाओ, हमारा सेकंड या थर्ड डे के लेक्चर पे जाओ, पैथोलॉजी मैंने पढ़ाई थी, उसमें क्या 4 फैक्टर देखने को बोला था वो याद करो। नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, सीमेन नॉर्मल है। हम्म, वो हाइपो हाइपो यानी क्या? हाइपो है, व्हाट इज हाइपो हाइपो? प्लीज टेल मी, व्हाट इज हाइपो हाइपो? हाँ लो है, लो है, हाँ इसमें नॉर्मल। अरे सिंपल यार, मैंने दूसरे या तीसरे दिन सबको आपको बोला था कि इनफर्टिलिटी इज लाइक अ मैथ्स, एक बाद एक आप रूल्ड आउट करो। पहले आप क्या रूल्ड आउट करोगे? पहले लेक्चर आपने सब ध्यान से सुना होगा तो सब ये आएगा, इसका मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं सुना है, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग सब फिर से सुनिए, तो ही ये होता है। इतना अच्छा समझाया है तो क्यों नहीं समझ में आता है? पहले पहले क्या रूल्ड आउट करेंगे हम? मैंने वो पैथोलॉजी वाला लेक्चर लिया था, 4 फैक्टर रूल्ड आउट करने होते हैं। सिंपल 4 फैक्टर याद रखने हैं, कौन कौन से हैं वो बताइए मुझे। इन वेरी गुड, तो ओवेरियन फैक्टर हम मैंने बोल दिया कि डे2H करके देखा, ओव्यूलेशन स्टडी करके देखा, एवरीथिंग नॉर्मल। दूसरा कौन सा था? तो ट्यूबल फैक्टर तो कब से पूछ रही हूं सबको, आपको 5 जनों को नहीं आता है यार। हाँ, तो यहाँ पे एचएसजी कुछ कुछ, हाँ आप लोग सब आईयूआई और गोनेडोट्रोफिन्स पे, या आप आईयूआई और गोनेडोट्रोफिन्स पे जंप कर रहे हो, पर अगर उसकी ट्यूबी ब्लॉक होगी तो आईयूआई या गोनेडोट्रोफिन से क्या होगा? तो आप सोचो इसमें वन सिंपल एचएसजी या डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रो, पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे आप एचएसजी कराओगे। वाई? बिकॉज आपने उसका ओवेरियन फैक्टर रूल्ड आउट कर दिया, हाँ यूएसजी करके 4 ही फैक्टर रूल्ड आउट करने, आप पहले माइंड में क्लियर कर लो। आप एक ओवेरियन फैक्टर देखोगे, दूसरा ट्यूबल फैक्टर देखोगे, तीसरा यूट्राइन फैक्टर देखोगे, और चौथा सीमेन फैक्टर। ये 4 फैक्टर पे इनफर्टिलिटी बनी है। दूसरा इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग ही नहीं है, सिंपल। आप क्या करोगे? पहले पेशेंट आया, सीमेन कराया, इसमें सीमेन हो चुका, समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा
आप लिखना हो तो लिख लीजिए, कुछ नहीं करना इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है तो आपको पहले सीमेन कराने का। सीमेन में मोर देन 20 मिलियन काउंट या मोर देन 25% मोटिलिटी है, दैट मीन्स दैट सीमेन इज नॉर्मल। उसकी मोटिलिटी इससे कम है तो 3 मंथ्स आप क्या दोगे मेल इनफर्टिलिटी के लिए? सब फर्टिलिटी है तो क्या दोगे? फटाफट रिवाइज करो, क्या दोगे आप? Q10, हाँ हाँ, कोएंजाइम Q10। और दूसरा क्या दोगे? काउंट कम है तो, काउंट कम है तो क्या दोगे? वो भी मैंने बताया था, याद कीजिए, क्या देंगे? कोएंजाइम Q10। और कोएंजाइम Q10 से हाँ या ये हाँ या एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइकोपिन, एवरीथिंग इज कम इन वन, हाँ एवरीथिंग कम इन वन कॉम्बो। हाँ दूसरा या राइट, देखिए एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या करेक्ट करेगा? मोटिलिटी को। और क्लोमिफिन क्या करेक्ट करेगा? उसके नंबर बढ़ाएगा, नंबर। ठीक है, तो जब सीमेन में प्रॉब्लम है पहले ऑलवेज सीमेन कराओ इनफर्टिलिटी में। पहला फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज सीमेन। सीमेन 200 या 300 रुपए का होता है, बिकॉज अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गोनेडोट्रोफिन्स यूज करेंगे, आईयूआई, पर आपको लगता है, आपको सबको पता है कि जनरल प्रैक्टिस में इवन एज ए माय कंसल्टेंट लेवल आई हैव टू चेक फॉर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हम इतना एक ही पहले ही साइकिल में उसको 5-10 हजार का कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सीमेन कराएंगे, ठीक है। सीमेन में प्रॉब्लम है तो गिव सीमेन ट्रीटमेंट। सेकंड पे फिर भी नहीं कंसीव हो रहा है और सिंपल साइफिन क्लोमिफिन 5 दिन के लिए दे देंगे। और ओव्यूलेशन स्टडी हो सकती है तो कीजिए, नहीं हो सकती है तो एलएच सर्च किट कीजिए। वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो मैंने आपको समझाया था कि वो रेगुलर साइकिल है तो -14 करके ओव्यूलेशन डे डिसाइड करके उसको डे दे दीजिए, बिकॉज पेशेंट को नहीं पता चलता है तो आपको उसको डेज काउंट करके देना पड़ेगा। दैट इज योर गुड कंसल्टेंट। ऐसा नहीं कि चलो 12वें दिन से आप रिलेशन रखो। क्या क्या? तो आप क्या करोगे? जो भी उसकी साइकिल है उसमें -14 करके उसका ओव्यूलेशन डे बता के पेशेंट को बोलो कि इतने टाइम में आप रिलेशन रखो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और ऑलवेज डू द पॉजिटिव काउंसलिंग कि हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन पॉजिटिव थिंग्स। फिर नहीं होता है, क्लोमिफिन से ट्राई किया नहीं हो रहा है, लेट्रोजोल ट्राई करो। उसमें आप लेट्रोजोल एक्सटेंडेड थेरेपी एंड लेट्रोजोल स्टेप अप कब जाओगे? जब आपको सिंपल क्लोमिफिन और लेट्रोजोल से ओव्यूलेशन डोमिनेंट फॉलिकल 20 mm का डे 12 डे 13, आप डे 14 डे 15 तक बनता है 20 mm का फॉलिकल तो नॉर्मल रिस्पॉन्स। यूजुअली डे 12 डे 14 इज मैक्सिमम, डे 14 तक फॉलिकल बन जाना चाहिए, डोमिनेंट फॉलिकल। तो एक बार एक साइकिल में आप ओव्यूलेशन स्टडी करके देख लो कि इसका आप दे रहे हो क्लोमिफिन या लेट्रोजोल तो रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। अगर सिंपल 50 मिलीग्राम क्लोमिफिन या 2.5 मिलीग्राम लेट्रोजोल से रिस्पॉन्स आ ही जाता है तो डोज मत बढ़ाओ। ये सब मैंने आपको उसके लिए सिखाया है कि अगर 2.5 से या 5 मिलीग्राम लेट्रोजोल देने के बाद भी आपको डोमिनेंट फॉलिकल नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? देन यू मूव टू द एक्सटेंडेड लेट्रोजोल। फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो मूव टू स्टेप अप लेट्रोजोल। फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐड द गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे? सीमेन फैक्टर रूल्ड आउट करोगे। दूसरा क्या करोगे? ओवेरियन फैक्टर रूल्ड आउट करोगे अगर साइकिल इरेग्युलर है तो। तीसरा, वेन एवर एनी डाउट, इसमें सब नॉर्मल है। अब देख लीजिए, डे टू एच मीन्स ओवेरियन फैक्टर नॉर्मल हो गया, यूएसजी पेल्विस हमने करा ली वो नॉर्मल है, दैट मीन्स यूट्राइन फैक्टर ऑलमोस्ट नॉर्मल। थर्ड इज सीमेन फैक्टर नॉर्मल, तो फोर्थ सिंपल ट्यूबल फैक्टर रहा बाकी, तो एचएसजी कराएंगे। गॉट इट? गॉट इट? या सो इसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस मेरे माइंड में क्या आएगा? आइदर इट इज ट्यूबल फैक्टर और आइदर इट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी।
प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रखा मैंने इसमें, बोलिए। या हाँ हाँ, अभी मैनेजमेंट क्या कराएंगे, मैंने बस जो बोला ऐसे HSG और डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रो, ठीक है। अभी ट्यूब्स नॉर्मल निकली, ट्यूब्स नॉर्मल आई HSG में, तो फिर आप IUI 3 साइकिल्स एडवाइस कर सकते हो। IUI ओनली शुड बी डन आफ्टर ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट, वो आप समझ लो। ऐसे सिंपल IUI किसी का मत करो। आप एक बार देख लो, अगर उसकी ट्यूब ओपन होगी तो ही IUI में रिजल्ट मिलेगा, ऐसे कैसे रिजल्ट मिलेगा। अगर उसकी ट्यूब ब्लॉक हुई तो IUI में कैसे रिजल्ट मिलेगा आपको। अंडा एग है, वो ओव्यूलेशन के बाद यूट्रस में पहुंचेगा और आप स्पर्म वहां पे रखोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर उसकी ट्यूब ही ब्लॉक हुई और आप सीमेन रखते जाओगे तो रिजल्ट तो क्या नहीं मिलेगा। तो पेशेंट विल ब्लेम ऑन यू कि मैम इतना खर्चा किया, रिजल्ट तो मिला नहीं। समझ में आ रहा है। सो ट्यूब्स शुड बी नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल आती है तो फिर आप जंप करो IUI पे। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेज ही है, 3 ईयर से वो नहीं कर रहा है, तो देन ट्रीट अकॉर्डिंगली। माइल्ड है, हाँ एक बात मैं आप सबको बताना भूल गई कि ये ट्यूबल फैक्टर जब ट्यूब ब्लॉक आती है ना, तो कई बार वो इन्फ्लामेशन PID की वजह से भी ब्लॉकेज आता है उसमें। तो जब ऐसा आता हो तब अच्छी वाली एक बार एंटीबायोटिक दे के, कई बार सिंपल एंटीबायोटिक से ट्यूब ओपन हो जाती है, सब में नहीं होता है, पर 10% केसेस आर रिस्पॉन्ड विथ गिविंग जस्ट सिंपल गुड एंटीबायोटिक। कौन सी दोगे, क्लिंडामाइसिन, हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है, मैंने देखा है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज दिया होता हो, कई बार क्या होता है ना, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, माइल्ड सल्पिंजाइटिस होता है, तो सिंपल ऐसे केसेस में ओनली एंटीबायोटिक्स, एंड वही मैं सीक्रेट आपको बता रही हूँ, इतना करते हो ना, तो सब में नहीं बोल रही हूं मैं, 10% में दे विल गेट द रिजल्ट। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये इतना आपके लेवल पे कर सकते हो। क्या दे सकते हो, कैप्सूल क्लिंडामाइसिन, टैबलेट क्लीड आती है, क्लीड CLID, क्लीड करके आती है, 300 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 days। टैबलेट क्लीड 300 मिलीग्राम 1 BD सुबह शाम 7 दिन के लिए। पर क्लिंडामाइसिन के साथ, क्लिंडामाइसिन से नोशिया वॉमिटिंग बहुत होता है पेशेंट को, तो क्लिंडामाइसिन के साथ ऑलवेज गुड गिव एसिलोकार्डी, मीन्स ओमिप्रेजोल डोमपेरिडोन वाला कॉम्बिनेशन, कोई भी एसिलोकार्डी 1 BD फॉर 7 days ऑलवेज। अकेला नहीं देना, वरना वॉमिटिंग करेगा और पेशेंट वापिस आएगा। तो पेशेंट को बोलने का कि पहले एसिलोकार्डी ले ले और आधे घंटे बाद टैबलेट क्लीड ले ले। और जब बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक होता है तो गिव इंजेक्शन प्लेजेंट्रेक्स, इंजेक्शन प्लेजेंट्रेक्स। वो क्या है, जो ह्यूमन प्लेजेंटा होता है ना, उसका अर्क निकाल के एक इंजेक्शन बनाया है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन प्लेजेंट्रेक्स। तो वो है ना PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, और कई बार ऐसी माइल्ड ट्यूबल ब्लॉकेज ड्यू टू इंफेक्शन इन्फ्लामेशन से होती है, उसमें वो वंडरफुल रिजल्ट देता है। पर उसका जो डोज है इंजेक्शन प्लेजेंट्रेक्स IM देना है 14 इंजेक्शन, 14 इंजेक्शन ऑल्टरनेट डे पे। I had seen 10 to 15% cases are respond with this treatment, even in bilateral tubal blockage. Got it? Now moving to the second case. 37 ईयर, पहला केस में सबको आ गया, सबको समझ में आया ना क्या करेंगे, ऐसा केस आए तो। डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर जिंकल, हाँ ओके।
समझ में आता है ना? और डॉक्टर ये गहना, डॉक्टर हर्षल, यू आर देयर? हु इज वन? डॉक्टर गहना? अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ, मुझे नहीं पता था. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द केस 2. 37-year-old female patient, parity 1, abortion 0, 6 year फीमेल चाइल्ड है, उसको एक चाइल्ड है एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव सिंस 2 years. 2 साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं. सो इट इज अ केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका डे टू एच करा लिया. डे टू एच में FSH8, LH8, TSH 3.5 एंड प्रोलैक्टिन 49. व्हाट वुड बी योर? हाँ, वेरी गुड आंसर. सो प्रोविजनल डायग्नोसिस के, हाँ, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रखोगे आप? वेरी गुड. जो फर्स्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया. ठीक है. सेकंड इज क्वेरी ट्यूबल फैक्टर. व्हाई? इन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऑलवेज ट्यूबल फैक्टर कीप इन माइंड, और PID and tubal factor always keep in mind in case of secondary infertility. Here prolactin तो सिंपल इंडिकेट करता है, इट्स अ प्योर केस ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. एक दूसरा सीक्रेट बताती हूं. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जब भी आती है ना, आपके पास एक चाइल्ड हो चुका होता है और दूसरा नहीं रुकता है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आइदर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया और आइदर ट्यूबल फैक्टर, ये दोनों में से एक फैक्टर ही होता है जवाबदार इन 60 to 70% केसेस में. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तो पहले ऑलवेज रूल्ड आउट दिस 2 फैक्टर्स, डे टू एच और HSG करा ही लेने का सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में. 60% में उसी में से कोई कॉज आएगा. ठीक है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया? हाँ, कितना डोज पूरा बोलिए? हाँ, 0.5 मिलीग्राम. हाँ, बराबर 0.5 मिलीग्राम. Very good. Twice a week for 2 months. So here aggressive workup is required according to her age group. Treat hyperprolactinemia with tablet cabergoline 0.5 milligram twice weekly for 2 months. Then after treating the hyperprolactinemia, because यहाँ पे hyperprolactinemia की वजह से उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होगा, 10 मिनट में शायद बंद हो जाएगा, फिर सब आप लोग लॉग इन कर लेना. ठीक है. दूसरा के हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की वजह से उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होगा, तो आप पहले हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया ट्रीट करके बाद में फिर 2 या 3 साइकिल क्लोमिफिन विथ HCG विथ टाइम्ड इंटरकोर्स करके देखिए, तो मे बी यू विल गेट द रिस्पॉन्स. फिर भी नहीं हो रहा है तो ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट करो विथ हेल्प ऑफ HSG और डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रो. देन सेम ट्यूबल फैक्टर नॉर्मल है तो मूव टुवर्ड्स IUI, फील्ड है तो IVF. यहां पे मैंने लिखा है IUI विथ गोनेडोट्रोफिन्स. व्हाई? आगे की साइकिल में सिंपल IUI लिखा था. सिंपल यानी सिर्फ क्लोमिफिन लेट्रोजोल देके IUI कर दो, चलेगा, पर यहां पे करो तो IUI विथ गोनेडोट्रोफिन्स. क्यों ऐसा लिखा है? एनी आइडिया? आपको स्क्रीन दिख रही है, उसी में क्लू पड़ा हुआ है क्यों उसको गोनेडोट्रोफिन्स लिखा है. स्क्रीन पढ़ो, स्क्रीन पे सब पढ़ो, पता चल जाएगा. हिंट दी हुई है मैंने. वेरी नाइस. बिकॉज शी इज 37-year-old. सो एंड FSH LH8 मीन्स बॉर्डरलाइन FSH LH है. और हाँ, और इट इज अकॉर्डिंग टू द एग्रेसिव एज ग्रुप, मीन्स एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड हियर. आगे का वाला जो केस था उसमें 27-year-old का पेशेंट था, तो उसका ओवेरियन फंक्शन एब्सोल्युटली फाइन था.
तो आप उसमें अभी 2-3 साल तक ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो उसका एएमएच डाउन जाएगा और उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे 1-2 साल में। तो सीइंग अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, अगर आईयूआई करते हो तो आईयूआई विथ गोनेडोट्रोफिन्स एडवाइस करो। हालांकि 35 इयर्स के बाद मैं फिर भी बोलती हूँ कि मैं आईयूआई प्रिफर नहीं करती हूँ। सिंपल ट्राई करो, नहीं होता है तो आईवीएफ करो, बिकॉज आईयूआई से इतने रिजल्ट नहीं आते हैं। एज एज एडवांसेस रिजल्ट ऑफ आईयूआई आर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर? नाउ मूविंग टू द थर्ड केस। 44-year female patient, husband is 49-year, active marital life 17 years, history of one missed abortion at 7 weeks, husband count, semen count 70 million 43%, FSH 28, LH 12, TSH 4.5, prolactin 20, HSG bilateral tubes patent means open, history of 3 failed IUI in last 3 months. What is your diagnosis? Provisional diagnosis. Hmm. Hmm. Prolactin normal है. Hmm. Hmm. HSG normal है. What is your provisional diagnosis? Recollect my all lectures, everything I had teach you. FSH LH हाई है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये इतना आपको पता चल गया सबको कि हाँ, वेरी नाइस, गुड. पेशेंट इज इन ओवेरियन फेल्योर रिलेटेड टू द एज ग्रुप. पक्का? सो प्रोविजनल डायग्नोसिस इज सिंपल ओवेरियन फेल्योर. ट्रीटमेंट, व्हाट इज योर ट्रीटमेंट प्लान? ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या बोलोगे आप ट्रीटमेंट में? ओवेरियन फेल्योर है तो क्या करोगे? Because here gonadotropins will not work, clomiphene not work, letrozole not work, because वो क्लोमिफिन लेट्रोजोल सबको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एफएसएच तो होना चाहिए. हाँ बोलिए. पर है वो तो कैसे डाउन होगा? इट इज बिकॉज ऑफ ईच फैक्टर. हाँ, ल्यूप्राइड डेपो से क्या होगा ना मैम के ल्यूप्राइड डेपो से सिर्फ टेम्पररी डाउन होगा, पर उसका एफएसएच जिसका इतना हाई होता है, इट इज इन मेनोपोज स्टेट. व्हेन एफएसएच मोर देन 20, इट इज इन मेनोपोज स्टेट. तो जब एक बार पेशेंट मेनोपोज में चला गया तो आप उसका एफएसएच एलएच लेवल डाउन कर सकते हो. सपोज आप डेपो, आपने सही बोला कि डाउन कर देते हैं डेपो देख के, पर अगर आपने वो सब डाउन किया बट उसके ओवरी में एक भी एंट्रल फॉलिकल नहीं है, 1 या 2 है सिर्फ, देन हाउ विल यू प्रोसीड? हाँ, आईवीएफ. आईवीएफ पर आईवीएफ के साथ क्या करोगे? इतना एफएसएच लेवल हाई है ना, एफएसएच तो 28 है. गुड आंसर, आईवीएफ इज गुड आंसर, बट नॉट ओनली आईवीएफ. हाँ, yeah, exactly, very good answer. IVF with donor oocyte, कल ही पढ़ाया था. IVF with ovum donation, ओडी, उसको बोलते हैं IVF with ovum donation. Because regarding to the age group 44 year, FSH इतना हाई है तो इसमें आप कुछ भी करोगे, दे वोंट रिस्पॉन्ड टू एनी थेरापी. तो इसमें IVF तो पक्का है, पर साथ में यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट योर ओवरीज हैड बीन undergone to the menopause state. So
बिकॉज ऐसा नहीं है, कई बार मेंसेस आता हो पर फिर भी यू आर इन मेनोपॉज स्टेट, तो आपके ओवरी में एक भी अंडे नहीं है, तो हम कुछ भी करके आप में एग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो यू रिक्वायर्ड ओवम डोनेशन. टेक द एग्स फ्रॉम द ओवम बैंक, fertilized with your husband's sperm and will putting in your uterus. So it is IVF with ovum donation. ऐसा सेम केस बट एज ग्रुप इज 25. सेम, सिर्फ आप एज ग्रुप हटा 44 से हटा के 24 कर दो और मेल में 30 कर दो मान लो, और एक्टिव मैरिड लाइफ 5 years कर दो, तो हाँ फिर ओसिपिल से ओके, ओसिपिल से होगा, पर प्रोविजनल डायग्नोसिस बोलो पहले, तो इसमें सिर्फ एज कम कर दो बस, बाकी सेम ट्रीट, पूरा केस सेम है, तो क्या करोगे? So diagnosis would be in that case primary ovarian failure or premature ovarian failure. That is called premature ovarian failure. Because here age related ovarian failure. But 25 year पे patient आएगा तो it is premature ovarian failure और treatment would be the same. हालांकि 25 ईयर है पर 25 साल में इफ FSH 20 से ज्यादा बढ़ गया है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. नथिंग वे वी कैन डू फॉर दैट पेशेंट. उसको IVF विथ ओवम डोनेशन पे ही जाना पड़ेगा. ये सब आपको इसके लिए ये केस रखा है कि आप IVF नहीं करने वाले हो पर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो यू कैन गाइड देम इन अ प्रॉपर चैनल. मैंने कई बार देखा है कि FSH 20-40 हो और आप क्लोमिफिन देते रहो, ऐसा मत कीजिए. तो ये केस इसी के लिए मैंने रखा है. नाउ केस 4. 32 year female, 32 year, ग्रेविडा 0, पैरा 0 और अबॉर्शन 0. एक्टिव मैरिड लाइफ इज 7 year. 1 second. एक्टिव मैरिड लाइफ इज 7 year. FSH 6, LH 7, TSH 3.5, प्रोलैक्टिन 20, मेल सीमेन में 70 million 40% मोटाइल. हिस्ट्री ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इन
हाँ, हम केस 4 पे थे, ठीक है। (37 year female, G0P0A0, एक्टिव मैरिड लाइफ 7 year, FSH 6, LH 7, TSH 3.5, प्रोलैक्टिन 20, मेल, सीबेन 70 million, 40% मोटाइल, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी टेकिंग सिंस 4 years, 4 साल से वो सबके पास मेडिसिन लेती रहती है। क्लोमिफिन विथ HCG, ऐसे 12 से मोर देन 12 से ज़्यादा साइकिल पेशेंट हैड टेकन, and lepro histro even done, that was absolutely normal. Uterus is normal, bilateral tubes are patent open, ovaries are normal, no endometriosis, no PID, कुछ भी नहीं है पेशेंट को, लेप्रोस्कोपी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो फिर आप क्या करोगे? मैम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या इट इज अ सिंपल केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सी चेक हियर, लेप्रोस्कोपी नॉर्मल है और उसका हार्मोन रिपोर्ट नॉर्मल है, दैट मीन्स ओवेरियन फैक्टर रूल्ड आउट, फर्स्ट फैक्टर रूल्ड आउट। सेकंड, ट्यूबल फैक्टर, लेप्रोस्कोपी में बोला कि ट्यूब्स भी नॉर्मल है, तो ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट। थर्ड, उसकी इतनी सारी यूएसजी साइकिल हो चुकी है HCG वाली, और लेप्रोस्कोपी में यूट्रस नॉर्मल, थर्ड फैक्टर रूल्ड आउट। फोर्थ, सीमेन फैक्टर रूल्ड आउट, एवरीथिंग रूल्ड आउट, एंड सिंस 7 years he is trying and not responding to any type of treatment, so it is a pakka case of unexplained infertility, means there is a problem in fertilization। कुछ ऐसा हो रहा है कि मेल मीन्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। सो इट इज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हाँ, व्हाट इज द प्लान ऑफ मैनेजमेंट? IVF, वेरी गुड, IUI, पहले IUI with gonadotropins, fail, then IVF. Okay? yes, Now case 5, 28 year female, G0P0A0, active married life 5 year, FSH 5, LH 12, TSH 4.5, prolactin 15, HSG normal, semen 20 million, 15% motile, history of CC plus HCG 6 cycles taken. What is your provisional diagnosis? मैम एक तो उसका LH ज्यादा है, Very good, सेकंड उसकी मोटिलिटी कम है, स्पर्म्स की सीमेन, very nice, very nice. So put the provisional diagnosis. प्रोविजनल डायग्नोसिस पहले बताइए मुझे, क्या रखोगे आप इसमें? LH कम है तो नाम तो होगा ना? ओवेरियन हाँ बोलिए। नहीं, ओवेरियन फेलियर नहीं आएगा, बिकॉज FSH नॉर्मल, ओवेरियन फेलियर होगा तो FSH बहुत हाई होगा, हियर FSH इज नॉर्मल। थिंक बहुत कराया है यार ये तो मैंने। ओवेरियन फेलियर, ओवेरियन फैक्टर इनफर्टिलिटी में मैंने एनोव्यूलेशन के 3 टाइप बताए थे, 4 टाइप्स हमने करे थे, WHO टाइप 1, WHO टाइप 2, WHO टाइप 3, WHO टाइप 4। WHO टाइप 1 में क्या था, किसी को याद है? हाइपो मैम। वेरी गुड, हाइपो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपो? FSH एंड LH लेस होगा, कम होगा, तो उसमें कम है तो क्या करोगे? FSH LH बहुत कम है तो क्या करोगे? गोनेडोट्रोफिन्स दोगे, ठीक है ना? कम है तो क्या करोगे? गोनेडोट्रोफिन्स दोगे। फिर WHO टाइप 2 क्या था? FSH Very good, PCOD. increase. Yeah, this is a case of PCOD where FSH is normal and LH is high, so it is a case of PCOS। टाइप 3 क्या था मैम? टाइप 3 FSH और LH दोनों ही इंक्रीज होंगे, हाई, दैट इज ओवेरियन फेलियर, ओवरी फेलियर, एंड टाइप 4 वाज हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। याद आ गया सबको? ठीक है ना?
तो हियर FSH इज नॉर्मल एंड LH हाई, सो इट इज अ केस ऑफ PCOD. और सीमेन में भी काउंट में प्रॉब्लम है, सो मेल सब फर्टिलिटी है. तो योर प्रोविजनल डायग्नोसिस इज PCOD विथ, या लिखना भूल गई हूँ, मेल सब इनफर्टिलिटी. सो ट्रीटमेंट पहले तो पीसीओडी की देंगे ना देंगे. हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट यू हैव टू गिव PCOD ट्रीटमेंट. आप देंगे कौन से ट्रीटमेंट दोगे PCOD में? मेटफॉर्मिन देंगे, मायोइनस्टोन देंगे. मायोइनोसिटोल. वेरी गुड. मेटफॉर्मिन का डोज, मेटफॉर्मिन का डोज 500 mg में देंगे. हेलो, हाँ मैम 500 mg देंगे. हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए, मुझे सबका सुनाई दे रहा है, बोलिए. 500 mg ट्वाइस अ वीक for 1 week. फिर उसके बाद मैम अगर नहीं होता है तो 1000 नहीं होता है, नहीं, उसका मेटफॉर्मिन का आइडियल डोज तो 1500 मिलीग्राम ही है, पर पेशेंट को टॉलरेट नहीं होता है. इसके लिए हम हर वीक पे डोज बढ़ाएंगे. पहले 500 मिलीग्राम डेली देंगे, दूसरे वीक में 1000 मिलीग्राम करेंगे, और तीसरे वीक में 1500 मिलीग्राम करेंगे. पर कई बार पेशेंट को टॉलरेट नहीं होता है, तो जितना डोज ले सके उतना देने का. फिर मायोइनोसिटोल 1 BD फॉर 3 months. for 3 months, 3 or 4 months. या वेरी गुड. फिर इसमें क्लोमिफिन की साइकिल उसने 6 साइकिल ले चुके हैं. सो एडवाइस IUI विथ गोनेडोट्रोफिन्स. यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन्स क्यों यूज करने को बोल रही हूँ? बिकॉज ऑफ PCOD. और उसने ऑलरेडी क्लोमिफिन की 6 साइकिल ले चुका है. फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन गो फॉर लेप्रोहिस्ट्रो विथ PCOD ड्रिलिंग, LOD. ठीक है. सो हियर कंप्लीटेड ऑल माई 5 केसेस. सो सब डिफरेंट. और मेल इनफर्टिलिटी यहाँ पे रुक रह गया लिखने का. क्या दोगे? उसकी ट्रीटमेंट भूल गई हूँ मैं लिखने की. क्या करोगे ऐसा काउंट है तो? Lycopene में हम एंटीऑक्सीडेंट देंगे. क्या ऐसा नहीं, लाइकोपिन वाइकोपिन नहीं, पूरी ट्रीटमेंट मैम, बोलो. पहले तो क्या हम दोगे ऐसा है तो? देंगे उससे, और कितना डोज बोलो, कितना टाइम के लिए दोगे, सब बोलने का. 5 mg daily for डेली 90 देंगे days. 90 डेज के लिए. वेरी गुड. फॉर टू इंक्रीज काउंट. यस मैम. और उसकी हाँ, और मोटिलिटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट देंगे, कोएंजाइम क्यूटिन. वेरी गुड. एंटीऑक्सीडेंट्स यानी सब आ गया. हाँ, इसमें कोएंजाइम क्यूटेन, लाइकोपिन वाला जो भी कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें कोएंजाइम क्यूटेन हो, लाइकोपिन हो, सारे विटामिन हो, जिंक हो, सेलेनियम हो, दे ऑल कम्स इनटू एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म. ठीक है. तो उसमें आपको लिखना हो तो कोरोना कंपनी आती है, उसमें उसका ट्रेजर M40 टैबलेट आती है, वो अच्छी है. फिर मैनकाइंड का न्यूरोकाइंड गोल्ड सचेट आता है, वो अच्छा है. डेली 1 सैचेट एक बार पानी में घोल के पी जाने का फॉर 90 डेज. वो सबसे कम दाम का है और अच्छा है उसका. मैनकाइंड का न्यूरोकाइंड गोल्ड सचेट. डेली 1 ग्लास पानी में डाल के पी जाने का सचेट आता है, उसमें सब आ जाता है ये, फॉर 90 डेज के लिए. और गिव अलोंग साइफिन 25 मिलीग्राम फॉर 90 डेज. आ गया ना समझ में? Yes, ma'am. चलो, अभी सब लोग अपना अपना केस प्रिपेयर किया है कि कुछ नहीं किया है? मैम एक पेशेंट है, मैम की अनमैरिड गर्ल है मैम. हाँ हाँ बोलिए. अनमैरिड है हाँ बोलिए. मैम. लास्ट ईयर उसको PCOS था, तो उसने मेटफॉर्मिन कोई 2-3 महीने खाई है, फिर वो कहती मेरे को टॉलरेट नहीं हो रही थी, मैंने छोड़ दिया है. ओके. आपने PCOS कैसे डायग्नोस किया? मैम वो कहीं से ट्रीटमेंट करवा के आई थी वहाँ किसी और से. ओके 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 फिर ओके. वो मेरे पास आई थी, मैंने उसको PCOS का दिया नहीं कुछ भी. उसको पीरियड्स का प्रॉब्लम था, लोकल इचिंग वगैरह थी, तो उसका दिया तो वो चलो ठीक हो गई. आज फिर से वो मेरे पास आई थी, तो आज वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं. तो फिर मैंने उसको USG के लिए बोला है. तो मैम अगर उसको फिर से और आप
हाँ और उसका वेट भी काफी हाँ था, देखिए 72 kg था। हाँ बराबर। हाँ, अभी देखिए डॉक्टर यस मैम। आरती के पीसीओएस अनमैरिड है, ठीक है, तो उसका अभी हमको एक बनाने की चिंता नहीं है कि उसका एक अभी बनना ही चाहिए। तो जब भी आपके पास पीसीओडी का पेशेंट आता है ना, तो उसको एक्सप्लेन करिए कि इट इज़ नॉट अ डिसीज पहले तो, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू पेस्टिसाइड्स या जो भी अभी का एटमोसफियर ऐसा हो गया है कि 70% लेडीज़ में पीसीओडी लड़कियों में देखने को मिलता है, तो आपका वेट भी उसी के लिए बढ़ा है। तो पहले तो आपको वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन, 10% भी वेट रिडक्शन करोगे तो आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। तो एटलीस्ट 5 to 7 kg वेट लॉस आप करो, तो थोड़ा आधा घंटा चलने का, सलाड लेने का, वो जो रूटीन हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं वो उसको एडवाइस करो, पहला। सेकंड कि इसके लिए आपको जो भी दवाई लेनी पड़ेगी वो लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, और ये कोई रोग नहीं है कि मैं आपको क्योर कर दे दूं। इससे आपको क्या होगा ये दवाई से कि आपका इन फ्यूचर प्रेगनेंसी का आप कुछ नहीं करोगे तो शादी के बाद प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ होगी। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको पीछे से प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए हम उसको ओसी पिल दो, और ओसी पिल में ओवरऑल नहीं देने की, कौन सी देने की मैंने बताया था, कौन सी दोगे आप? मैम डाइन 35। डाइन 35 जिसमें साइप्रोटीरोन एसीटोट हो, तो उससे उसका वेट रिडक्शन भी मीन्स इट नॉट इंक्रीज द वेट। सो साइप्रोटीरोन मिनिमम फॉर 4 to 6 मंथ्स के लिए दो, डे मीन्स तीसरे या चौथे दिन से शुरू करें, 1 महीना ले, फिर अगले महीने से फिर से शुरू करें। और मेटफॉर्मिन ले सकती हो तो लो नहीं ले सकती हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ साइप्रोटीरोन पीसीओडी में साइप्रोटीरोन वाली ओसीपी साइकिल्स फॉर 6 मंथ्स के लिए दो। फिर उसको बोलो कि आप ले सकते हो तो ये 1-2 साल तक आप ये लो, इससे आपका क्योर तो नहीं होगा पर आपका एलएच लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका साइकिल रेगुलर रहेगा, और शादी के बाद प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ नहीं होगी। तो हम हमारे पेशेंट को ऐसे काउंसिल करते हैं। जैसे ये आपने टैबलेट दी डाइन 35 तो रिकमेंड कर दी, जैसे पहले तो हमने उसको पीरियड्स आने के लिए देना है कुछ, अभी 3 मंथ से उसका पीरियड्स आया नहीं है, हाँ है ना, वो हमने हाँ, तो पहले तो आप उसे विड्रॉल दो। हाँ वो दे दिया सपोज, फिर उसके पीरियड्स आए, हाँ फिर हमने डे 5 पे डाइन 35 शुरू करनी है। हाँ करो, हाँ बराबर। फिर वो हमने 3 साइकिल्स देनी है। 6 साइकिल्स, और पेशेंट को तो बोलो 1-2 साल तक ले तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, इससे तुम्हारा साइकिल रेगुलर आएगा और पीसीओडी ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो फिर मैम इसमें मायोस्टोल नहीं देंगी? मायोइनोसिटोल इज बेसिकली एग क्वालिटी के लिए हम देते हैं, तो यहाँ पे देना हो तो दे सकते हो, बट इतना मेजर रोल नहीं है मायोइनोसिटोल का। ये पूछा था कि अनमैरिड में उसका इतना रोल नहीं है। हाँ नहीं कई लोग देते हैं, पर मेरा ये मानना है कि उसका अभी इतना कोई रोल नहीं है। तो पेशेंट अनमैरिड है, अभी हमें उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकानी है, तो क्यों उसको इतनी सारी मेडिसिन दो। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारी मेडिसिन लिखोगे ना तो वो एक भी मेडिसिन अच्छी तरीके से नहीं लेगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो इससे बेटर है कि एक ही मेडिसिन होगी ना तो वो उसको अच्छी तरीके से लेगी। तो समझ रहे हो मैम? वेट रिड्यूस के लिए बोलेंगे, सेकंड ये पैटर्न देंगे उसको 35 हाँ 35 और 6 साइकिल। हाँ तो ठीक है। हाँ, और मेटफॉर्मिन ले सकती है तो अच्छा है, नहीं ले सकती है तो जाने दो। ठीक है, चलो नाउ सेकंड हु इज गोइंग टू प्रेजेंट। चलो सबको बोलना तो पड़ेगा। डॉक्टर जिंकल। मैम मैंने एक केस डिस्कस किया था, ये हाँ बोलिए। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, 39 ईयर ओल्ड फीमेल, एज हस्बैंड की है 35, और मैम एक्टिव मैरिड लाइफ 2 ईयर है, ये सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज से मैम फीमेल चाइल्ड है, वो 10 ईयर ओल्ड है। यस मैम। ओके। और मैम कोई डीएनसी और कोई एमटीपी की कोई हिस्ट्री नहीं है, साइकिल रेगुलर है, डिस्मेनोरिया भी नहीं है।
और मैम इसमें मैम देखिए 39, हाँ बोलिए आपने क्या क्या कराया? LH and TSH level is normal, AMH level is 1.2 और मैम TVS करवाया उसमें मैम ओवरीज एनलार्ज्ड हैं, मल्टीपल है मैम, PCOS और फॉलिकल वॉल्यूम साइज भी ज्यादा है। अच्छा, और AMH 1.2 और ओवरी ज्यादा है वो मेरी कुछ समझ में नहीं आती है पहली तो बात है, बिकॉज अगर वो पक्का केस ऑफ PCOS होता ना तो एक्चुअली में उसका AMH लेवल शुड बी मोर देन 5। अगर PCOS होता है तो उसका AMH लेवल ऑलवेज शुड बी मोर देन 3-4 से ज्यादा ही होगा। तो ये जो फाइंडिंग्स है ना पहले तो वो कुछ कोरिलेट ही नहीं कर रहे। तो बिकॉज ओवरी की साइज एनलार्ज है, AMH क्या है, व्हाट इज AMH? वो ओवरी में जितने एग है उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक एग बराबर 0.1 यूनिट AMH ऐसा बोला जाता है। तो अगर उसके एग मल्टीसिस्टिक ओवरी है तो AMH शुड बी मोर और हियर AMH इज लेस। सो व्हाट आई फील इज AMH रिपोर्ट इज राइट अकॉर्डिंग टू द हर एज ग्रुप, और उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट मुझे सही नहीं लग रहा है और आइदर करेक्ट डे पे नहीं किया है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी में अल्ट्रासाउंड भी डे 2 या डे 3 पे कराओ ना तो ही आपको पक्का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कई बार कभी भी कुछ भी दिन पे करते हो तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ना उसको इतना समझ में नहीं आता है। तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी एक तो रिजल्ट फाइंडिंग्स है। अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप उसका प्रॉब्लम AMH डाउन ही है। हाँ, मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि 1 से ज्यादा 1 से बिलो AMH हो तो पक्का उसका IVF विथ होम डोनेशन ही हम एडवाइस करते हैं। हाँ। पर अगर AMH 1 से 2 के बीच में है तो हम उसका AMH बढ़ाने का थोड़ा ट्राई करते हैं। मैम वो कैसे? तो उसमें एक मेडिसिन आती है टैबलेट DHES, वो मैं बताना भूल गई हूं आपको। DHES दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टिनाडियोन। मैम ये कैसे देंगे? हाँ वही मैं बोल रही हूँ टैबलेट, वो पता चला। हाँ पता चला क्या, कौन सा बोला? डी, हाँ मैम नहीं पता, रिपीट कर दो। टैबलेट DHES, शॉर्ट फॉर्म इज DHES और उसमें आता है D फॉर दिल्ली, H फॉर हरियाणा, E फॉर एलिफेंट, S फॉर शिल्पा। DHES डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टिनाडियोन। व्हाट इज इट? इट इज वन फॉर्म ऑफ एंड्रोजन। तो ये देने से वो 25 मिलीग्राम की 75 मिलीग्राम की आती है, 25 की भी आती है और 75 की भी आती है, पर हमें 75 मिलीग्राम ही देना है। ओवा सब SR आती है, ट्रेड नेम लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, टैबलेट ओवा सब SR, सव SERVE, ओवा सब SR। तो ये जो आती है ना डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टिनाडियोन 75 मिलीग्राम की डेली इन द मॉर्निंग विथ कप ऑफ मिल्क। वो ऑलवेज एडवाइस विथ, हाँ क्या एम्प्टी स्टमक देना है? नहीं विथ कप ऑफ मिल्क। वो तो ठीक है मैम, बिफोर मील देना है कि आफ्टर मील? अलोंग विथ कप ऑफ मिल्क, दूध के साथ लेनी है।